हेलो बच्चों। आज बारी है गणित की। गणित का पहला पाठ मछली उछली से कुछ प्रश्न यहाँ लिए गए हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न में क्या बात हो रही है। एक शहर में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नीचे दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक शहर में कितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी संख्या दी गई है। पहली क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं, दूसरी क्लास में इतने बच्चे पढ़ते हैं। इसी तरीके से तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षाओं के बच्चों की संख्या यहाँ पर दी गई है। अब आपको इन संख्याओं को पहले अच्छे से पढ़ना है। जैसे कक्षा 1 में बच्चे कितने हैं? पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 97,542 97,542। आप पढ़ सकते हैं ना यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे प्रश्न दिए गए हैं जो कि ऊपर दी गई संख्याओं पर आधारित हैं। तो पहले प्रश्न में बात की गई है कक्षा 1 और कक्षा 2 में छात्रों की कुल संख्या। कक्षा 2 में छात्रों की कुल संख्या निकालने के लिए आपको इन दोनों संख्याओं को जमा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जमा। और जमा करके जो भी आपका उत्तर आएगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। कक्षा 3 और कक्षा 4 में छात्रों की कुल संख्या। तो देखिए कक्षा 3 में छात्रों की संख्या ये है और कक्षा 4 में छात्रों की संख्या ये है। अब आपको कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जमा करना पड़ेगा। इन दोनों संख्याओं को आप जमा करेंगे और अपने उत्तर को यहाँ लिखेंगे। तो आपके कुल छात्र जो कि कक्षा 3 और कक्षा 4 में हैं आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्न 3 यहाँ पर जो है वो क्या पूछ रहा है। कक्षा 1 से 5 में कुल छात्रों की संख्या। कक्षा 1 से 5 में छात्रों की कुल संख्या सोचिए। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको करने के दो तरीके हैं। कई तरीके हो सकते हैं वैसे तो। जैसे पहला तरीका है कि आप इन सब को जमा कर लीजिए तो सारे बच्चों की संख्या आ जाएगी। एक तरीका ये भी है कि जो उत्तर आप यहाँ और यहाँ निकालेंगे उसमें इस वाली संख्या को और जोड़ दीजिए तो भी सारे बच्चों की संख्या आ जाएगी। ये आप पर निर्भर है कि आप अपने सवाल को कैसे हल करना चाहते हैं। चलिए अब प्रश्न दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये पहले पूरा उदाहरण दिया हुआ है। इसे हम अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के प्रश्न करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 8 में जब हमने 9 को गुणा किया। 8 में 9 को गुणा किया तो क्या आया? 72। 8 9s are 72। 8 निम 72। इसी तरीके से 8 को जब हमने 3 से गुणा किया तो 8 दिया 24। तो यहाँ पर हमें अपना ये जो बाहर वाला सर्कल है इसमें हमें अपना आखिरी उत्तर लिखना है और अंदर वाले सर्कल में हम किससे गुणा कर रहे हैं वो लिखना है और बीच वाले छोटे गोले में आपको एक संख्या पहले ही दी गई है जिसका पहाड़ा आपको हर बार पढ़ना है। तो यहाँ पर समझाया हुआ है 8 दिया 24। 8 3s are 24। यहाँ पर देखिए 8 चौक 32। इसी तरीके से यहाँ पर एक उदाहरण आपको कर कर दिखाया गया है। अब आ जाइए यहाँ पर जो आपको करना है। 12 को आप किससे गुणा करेंगे कि 96 आ जाए? 12 के पहाड़े में आपके पास 96 किस पर आता है? 96 किस पर आएगा जब आप 12 का टेबल पढ़ेंगे?
सोचिए। 12 8 जा 12 अट्ठे 96, 12 8 जार 96। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि आपका टेबल आपको कितने तक पढ़ना है कि बाहर वाला आंसर आ जाए। यहाँ पर तो आपको पहले ही दिया हुआ है कि 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 4 तक, 12 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है 4 पर, 4 तक, 12 चौक 48। तो आपको यहाँ पर 12 4 जार 48 लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा काम करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दो और उदाहरण उदाहरण नहीं सवाल दिए गए हैं। इन दोनों को आपको पिछले उदाहरणों के बेस पर उसकी समझ पर जो हमने बनाई है करना है। इसमें आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है और इसमें आपको 14 यानी 14 का टेबल पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न पर। भानु ने अपनी कॉपी में निम्न सवालों को हल किया, मगर उसकी बहन ने तो कुछ अंक मिटा ही दिए। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। क्या आपके छोटे बहन भाई भी आपके साथ ऐसा करते हैं? अब हमको भानु की मदद करनी है और जो अंक उसकी बहन ने मिटा दिए हैं उसको लिखना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं ये वाला जमा का सवाल जो हमें पहला दिया हुआ है, हमें ये देखना है। आप सोचिए आप 6 में किस अंक को जोड़ेंगे कि 4 आ जाए। 4 यहाँ कब आएगा? जब यहाँ पर असल में कितना होगा 14। तो 6 में जब हम 8 जोड़ेंगे बच्चों, कितना जोड़ेंगे 8, तो कितना होगा 14 और 14 का 4 यहाँ पे रहेगा और एक क्या लग जाएगी हासिल या फिर कैरी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए 3 4 5 6, तो भाई ये तो आसान है, यहाँ पर इन सबको जोड़ के 6 आ गया। अब आप देखिए 8 में आप किस संख्या को जोड़ेंगे कि क्या आ जाए 3 आ जाए। सोचिए क्या आ जाए 3। तो 8 में जब हम कितने जोड़ें सोचा आपने 5 जोड़ दें। कितने 8 और 5 13, 8 एंड 5 13। तो उसके लिए 3 यहाँ पर आएगा और एक फिर से क्या लग जाएगी कैरी। अब तो बहुत आसान है 4 4 और 1 5 5 एंड 1 6। हमने एक सवाल में भानु की मदद कर दी। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो कि घटा का सवाल है। इसे आपको अच्छे से देखना है। घटा के सवाल में आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। जैसा हमने जमा के सवाल में सोचा वैसा नहीं बल्कि लगभग उसका उल्टा। देखिए आप कि यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जिसमें से आप 5 घटा दें तो यहाँ कितना आ जाए 4। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जहाँ पर जिसमें से हम 5 घटाएं तो हमें 4 उत्तर मिले। सोचिए कौन सी संख्या में से 5 घटाने पर 4 उत्तर मिलेगा। सोच लिया? जब हम उसका एक तरीका ये भी है, अगर हम इन दोनों को जमा कर दें तो भी हमें पता लग जाएगा कि ऊपर हमें कौन सी संख्या लिखनी है जिसमें से 5 घटाने पर हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 9 होता, कितना 9, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हमें यहाँ क्या मिल गया 4। सही बात है ना? अब आप सोचिए 7 में से कितना घटाया जाए कि हमें 3 मिल जाए। 7 में से यहाँ कितना घटाएं कि हमें 3 मिल जाए। सोचिए 3 4 5 6 7, तो कितने तक पढ़ने पे 7 आया? 4 बार तक पढ़ने पे 7 आया। कितना 4। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 4। इसके बाद यहाँ पर आपको सोचना है क्या 2 में से 8 घटाया जा सकता है? नहीं।
तो यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या रही होगी जहाँ से 2 ने बोरो किया होगा, है ना? और यहाँ अगर 12 होगा तभी 12 में से 8 घटाए जाएंगे और यहाँ पर कितना होगा? 4, है ना? अब आप सोचिए यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इसका हिसाब लगाने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ देना होगा। 3 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5, है कि नहीं? परंतु याद कीजिए कि इसने इसको भी उधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सोचिए। यहाँ पर आना चाहिए 6, क्योंकि जब 6 ने अपना 1 2 को उधार दे दिया तो यहाँ कितना बचा होगा? 5। तो अब 5 में से 2 घटेगा तभी तो 3 आएगा। क्या आपको समझ आया? अगर नहीं समझ में आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है वज़न पता लगाइए। आपका वज़न कितना है? अगर आपको नहीं पता तो अपने माता-पिता से पता करें। आगे के सारे सवाल आपके वज़न के मान पर निर्भर हैं। मान लिया कि आपका वज़न 25 किलोग्राम है, ठीक है? कितना? 25 किलोग्राम। मैंने ये मान लिया है। आपको अपना वज़न अपने माता-पिता से पूछना है, ठीक है ना? चलिए, अब देखते हैं आगे इस पर कौन से सवाल हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर जो आपको सवाल दिया गया है। अप्पू का वज़न 450 किलोग्राम है। आपके जैसे कितने बच्चों का वज़न अप्पू के वज़न के बराबर होगा? अंदाज़ा लगाइए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका वज़न 25 किलोग्राम है, तो आपको 450 किलोग्राम को 25 से भाग देना पड़ेगा। समझे? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास भाग देने के बाद 18। 18 बच्चों का वज़न होगा। अगर आप भाग नहीं देना चाहते तो आप हिसाब भी लगा सकते हैं कि आपका 25 किलोग्राम वज़न, फिर आपने 25 में 25 जोड़ा तो 2 बच्चे हो गए तो 50 किलोग्राम हो गया। फिर आपने 25 जोड़ा तो 75 किलोग्राम हो गया और बच्चों की संख्या 3 हो गई। आप फिर 25 जोड़िए और उसके बाद 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम में अगर 4 बच्चे आ रहे हैं तो 200 में 8 आएंगे, 300 में 12 और 400 में 16 और फिर 50 में 2 और बच्चे, तो हो गए ना 18। तो आपकी मर्जी है, आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से हिसाब भी लगा सकते हैं। अब अगला सवाल है, अप्पू की माँ का वजन 900 किलोग्राम है। आपके अंदाजे आपके जैसे कितने बच्चों का वजन अप्पू की माँ के वजन के बराबर होगा? अंदाजा लगाइए। तो जैसे हमने ऊपर वाला प्रश्न किया है, इसमें भी आपको उसी तरीके से सोचना है। या तो आप 900 को 25 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 25 किलो मैंने आपका वजन मान लिया है। यदि आपका वजन कुछ और है तो आप उस संख्या से भी कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 5। प्रश्न 5 देखने के लिए यहाँ पर हमें पहले कुछ अंक दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ अंक दिए गए हैं। जैसे पहली संख्या में अंक आप देख रहे हैं 9, 1, 5, 4, 6। अब मुझे इन संख्याओं को इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें दिए गए अंकों में पहले जो सबसे बड़ा अंक है वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि 9, 1, 5, 4, 6 में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। कौन सा है? 9। तो हमें शुरुआत भी किससे करनी पड़ेगी? 9 से। 9 के बाद देखिए इन संख्याओं में 9 तो अब हमने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए हम 9 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कौन से अंक बचे हैं? 1, 5, 4 और 6। तो अब हम कौन सी संख्या लेंगे? 4।
ओ सॉरी 6। ठीक है। इसके बाद हमको कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी? 6 भी चली गई। 1, 5 और 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। इसके बाद सोचिए, 5 भी चली गई तो 1 और 4 में बड़ी संख्या कौन सी है? 4। और आखिरी में कौन सी बची? 1। तो ये बन गई हमारी इन अंकों का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी संख्या। आपको समझ में आ गया? इसी प्रकार से जब हमें सबसे छोटी संख्या बनानी होगी इन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें दिए गए अंकों में से सबसे छोटा अंक सबसे पहले उठाना है। तो 9, 1, 5, 4, 6 में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। हमें कौन सा अंक लेना पड़ेगा? 1। अब हमने 1 को इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ से हटा देंगे। अब कौन सा अंक है जो 1 के बाद छोटा है? 9, 5, 4, 6 में जो सबसे छोटा है 4, तो हम 4 को भी इस्तेमाल कर लेंगे। अब बताइए 9, 5 और 6 में छोटा अंक कौन सा है? 5। कौन सा है? 5। 9 और 6 में जो छोटा अंक है वो कौन सा है? 6। और फिर आखिरी में कौन सा बचा? 9। तो इस तरीके से हमने कौन सी संख्या बना ली? सबसे छोटी संख्या। अब आपको क्या करना है? आखिरी वाले डब्बों में दोनों संख्याओं का अंतर लिखना है। अंतर मतलब होता है घटाना। आप किस में से किसको घटाएंगे? हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो जो संख्या यहाँ पर आई है और जो संख्या यहाँ पर आई है उन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ वाली संख्या को और यहाँ वाली संख्या को। ये बड़ी है, यहाँ वाली संख्या बड़ी है तो बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और जो भी उत्तर आएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। परंतु आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, कभी भी कोई भी संख्या बनाने के लिए आपको 0 से शुरू नहीं करना। आप यहाँ पर तीसरे वाले उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। तो कभी भी किसी भी संख्या का पहला अंक 0 नहीं रखना। ये उदाहरण भी मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमें कौन सा अंक लेना पड़ेगा? सबसे बड़ा अंक, जो कि यहाँ पर क्या होगा? 8। 8 हमने इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ से हटा देंगे। अब 8 के बाद देखिए बड़ा अंक कौन सा है? 5। ठीक है, हमने 5 भी इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद फिर कौन सा बड़ा अंक है? 0, 1 और 3 में 3। हमने 3 इस्तेमाल कर लिया तो हटा दिया। 0 और 1 में जो बड़ा है वो कौन सा है? 1। हमने 1 इस्तेमाल किया तो हटा दिया और लास्ट में क्या बचा हमारे पास? 0। तो हमने आखिरी में 0 का इस्तेमाल किया। आपको ये समझ में आया? सबसे बड़ी संख्या बनाने में तो 0 ने कोई विशेष भूमिका नहीं निभाई, लेकिन जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो 0 का महत्व है। देखिए कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या हम 0 से शुरू नहीं कर सकते, है ना? पर सबसे छोटी संख्या भी 0 है। तो हमें 0 को छोड़कर जो सबसे छोटी संख्या है, उससे शुरुआत करनी पड़ेगी सबसे छोटी संख्या बनाने में। तो आप देखिए 0 और 1 में छोटी संख्या कौन-सी है? 1। तो हमें 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 भले ही सबसे छोटी संख्या है, परंतु हम किसी भी संख्या बनाने में 0 का इस्तेमाल सबसे पहले नंबर पर नहीं कर सकते। हाँ, परंतु अब जब मैंने 1 का इस्तेमाल कर लिया है, तो मैं 0 का इस्तेमाल दूसरे नंबर पे कर सकती हूँ। तो हमने 0 और 1 को देखिए कैसे इस्तेमाल किया है। 0 और 1 में से हमें 1 को लेना पड़ा, क्योंकि किसी भी संख्या का पहला अंक 0 नहीं हो सकता। उसके बाद हमने कौन सी संख्या लेनी है? जो 0 और 1 से बड़ी है, जो कि क्या है? 3। फिर हमें कौन सी लेनी पड़ेगी? 5 और आखिरी में 8। क्योंकि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से ही शुरू करना होता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।